बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 फिजिक्स के चैप्टर 3 डायनामिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज। A 30 kg object is supported from roof such that tension in the roof is equal to its weight, the weight of the object। हमें कह रहा है कि हमारे पास एक टेंशन एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 30 kg है, वो एक रूफ से एक रस्सी से सस्पेंडेड है और जिसका उसका जो टेंशन है वो वेट के बराबर है। तो हमें कह रहा है कि इसका वेट कितना होगा। बस हमें जस्ट वेट का फार्मूला हमें पता है कि हमारे पास वेट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। मास 30 है और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 294 न्यूटन और वेट हमारे पास फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 294 न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg। हमारे पास फोर्स कितना लगेगा एक बॉडी पे जिसका मास 0.5 kg है। मास कितना है 0.5 kg और उसमें एक एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने जस्ट वैल्यू को देखना है। कह रहा है कि हम अगर एक बॉडी जिसका मास इतना है और उसमें हम इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो इसके लिए कितना फोर्स चाहिए। तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इक्वल टू m है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। मास कितना है 0.5, एक्सेलरेशन कितना है इससे हमें दिया है 10 मीटर। तो फोर्स हमारे पास क्या आएगा, इसको हम इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 5 न्यूटन। तो ये ऑप्शन नंबर डी 5 न्यूटन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, बॉल ए कोलाइड विद ए बॉल बी विच इज़ एट रेस्ट। एक बॉल जो कि रेस्ट पे है और एक दूसरा बॉल जो कि इसकी तरफ जा रहा है। तो कह रहा है कि इसके साथ जो बॉडी रेस्ट में इसके साथ कोलाइड कर दिया, इसके साथ स्ट्राइक कर दिया। आफ्टर द कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर जब कोलिजन होता है इसके साथ टकराता है तो कौन सा कंडीशन पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें कौन सा ठीक नहीं है। बॉल ए कम टू रेस्ट एंड बॉल बी स्टार्ट मोशन। बिल्कुल अगर ये दोनों का मास सेम है तो ये बॉडी रेस्ट में आएगा और ये बॉडी उसी वेलोसिटी की तरफ जाएगा। तो ये कंडीशन तो पॉसिबल है। बोथ बॉल मूव इन सेम डायरेक्शन। या इस तरह भी होता है कि इसका मास ज़्यादा और इसका कम हो तो ये भी आगे जाएगा ये भी आगे जाएगा। बोथ बॉल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह भी हो सकता है इसका मास बहुत हाई होगा तो इसके साथ स्ट्राइक करेगा वापस ही आएगा और ये थोड़ा सा इस साइड में जाएगा। बोथ बॉल आर एट रेस्ट। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्यों? क्योंकि कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम था, ये तो रेस्ट में है लेकिन इस बॉल का मोमेंटम तो है ना, ये तो मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम है। अब कोलिजन के बाद दोनों अगर रेस्ट में आते हैं तो फिर तो मोमेंटम जीरो होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे नहीं होगा तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, what is the mass of a car that is traveling with a velocity of 20 meter per second and momentum of 22,000 kg मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है सुन लो कि हमारे पास एक बॉडी का मास कितना होगा अगर वो उसमें इतना मोमेंटम है और उसका मास चाहिए। तो हम एक गिवन वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड। ये हमें मोमेंटम कितना दिया है, मोमेंटम हमें दिया है 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मास, यानी मास कितना होगा। तो हमें मोमेंटम पता है, मोमेंटम हमारे पास क्या है मास इंटू वेलोसिटी। हम क्या फाइंड करेंगे, हम मास तो इसको वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी खत्म होगा। हम हमारे पास क्या होगा P डिवाइड बाई V। अब P कितना है, मोमेंटम कितना है और इसको हम डिवाइड करें 20 पे तो इससे ख़त्म होगा और 22 को अगर 2 पे डिवाइड कर तो 11 आएगा। तो क्या आएगा 11 और ये 0 तो 1100 kg। तो ऑप्शन डी इसमें ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ एंड टेकन टू मून शुड हैव। पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो कि अर्थ पे था, फिर वही ऑब्जेक्ट को हमने मून पे ले गए। तो क्या कह रहा है कि अगर मून पे हम ले जाते हैं तो क्या क्या चेंज हुआ, लेस मास लेस वेट
यानी इस बॉडी का मास कम होगा और वेट भी कम होगा, तो मास तो वही होगा, मास तो जो ये बॉल पॉइंट अगर हम मून पे ले जाते तो यही बॉल पॉइंट रहेगा, उधर तो कम या ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, वेट पे डिपेंड पड़ेगा, वेट उधर कम होगा मून पे, क्योंकि उधर वेट हमारे पास mg के बराबर है और उधर g की वैल्यू कम है तो वेट कम होगा। तो ये तो नहीं है। सेम मास मोर वेट, यानी मास सेम होगा और वेट ज़्यादा होगा, नहीं, मास तो सेम होगा हर जगह मून पे, लेकिन वेट मून पे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उधर ग्रेविटी कम है तो उधर जी की वैल्यू कम है, तो मून पे जी की वैल्यू कम होगा, तो ये तो ठीक नहीं है। सेम मास लेस वेट, मास सेम होगा लेकिन वेट मून पे लेस होगा, तो यही ठीक है। कौन सा? यही ठीक है। लेस मास सेम वेट, ये कह रहा है कि उधर लेस मास होगा वेट सेम होगा, तो मास तो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब इन दोनों में मास सेम है तो यही तो ठीक है, लेकिन इसमें मोर वेट का कहा है, मून पे तो वेट कम होगा और अर्थ पे वेट ज़्यादा होगा, तो यही ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास, हमें पता है कि फोर्स अब हमारे बराबर है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, तो ये हमारे पास फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल फोर्स, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो इसका यूनिट न्यूटन है और इसका यूनिट न्यूटन है, तो ये कैंसिल होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यानी ये यूनिट लेस है, तो इसका यूनिट क्या होगा? इट हैज़ नो यूनिट्स। वाई? बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज जस्ट द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, सो इट्स कैंसिल ईच अदर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मास कितना दिया है? 1 kg, जस्ट वैल्यू लिखो। विद 6 मीटर, इसका हमारे पास क्या है? वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। रेडियस कितना है? 3 मीटर। सर्कल का जो रेडियस है वो 3 मीटर है। क्या कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हमें पता है कि किसके बराबर है? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये मास वैसे ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए। अब वी की वैल्यू क्या है? 6, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 3 है, तो 36 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 12 किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ठीक है? इसमें ऑप्शन बी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। हाउ मेनी टाइम्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल इंक्रीज इफ द मास ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डबल। हमें कह रहा है कि हमारे पास अगर ये एक मास है और इसका मास अगर हम डबल करते हैं, यानी ये m है और ये 2m करते हैं, तो हमारे पास जब ये सर्कल में घूमेगा यही 2 मास वाला बॉडी, तो कह रहा कि इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना इंक्रीज हुआ? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला हमें पता है क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो स्पीड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सिर्फ मास डबल हुआ है, तो अगर हम यहाँ 2m पुट करते हैं m की जगह वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो ये हमारे पास कितना होगा? ये हमारे पास डबल होगा, यानी फोर्स हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डबल होगा, तो 2 टाइम्स होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 20 में ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन एक्ट एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इन चारों फोर्स में से कौन सा एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? जो फोर्स एक बॉडी को सेंटर में मूव करता है तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। टेंशन, जब गाड़ी किसी टर्न में वो मूव करता है, कर्व पाथ पे वो टर्न करता है, तो वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वजह से, जब हम किसी बॉडी को किसी धागे के साथ अटैच करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो वो हमारे पास वो जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो टेंशन भी प्रोड्यूस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन, जब गाड़ी घूमती है किसी कर्व पाथ में, तो वहाँ जो फ्रिक्शन होता है टायर और सड़क के दरमियान, तो वो भी हमारे पास फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तौर पर काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमें पता है कि हमारे पास अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, इस तरह प्लेन रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। तो ये सारे जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तौर पे काम करता है। तो इनमें से कौन सा ठीक है? ऑल ऑफ दीज, यानी चारों ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एन एम्प्टी सूटकेस इज प्लेस्ड ऑन द मिडल ऑफ अ बस ऑन इट्स फ्लोर ट्रेवलिंग एट हाई स्पीड व्हेन द बस ब्रेक सडनली द सूटकेस स्लाइड। कह रहा है कि हमारे पास एक बस है और यहाँ एक सूटकेस पड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि जब ये बस ब्रेक लगाता है, तो क्या कह रहा है कि हमारे पास सूटकेस क्या होगा? बैकवर्ड पीछे जाएगा, फॉरवर्ड आगे जाएगा, जंप अप ऊपर जाएगा,
रिमेन इन प्लेस, उसी जगह पे रहेगा। तो जब ये ब्रेक लगाता है तो ये बस तो मोशन में था, तो ये तो अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब इनर्शिया की वजह से ये मोशन में रहना चाहेगा। तो ये सूटकेस तो इसके ऊपर है, तो ये तो रुक जाएगा, लेकिन सूटकेस पहले मोशन में था, ये बस तो सूटकेस भी मोशन में था, तो ये तो रुक जाएगा, लेकिन सूटकेस अपना मोशन बरकरार रखेगा, तो आगे की तरफ गिरता है। जिस तरह हम गाड़ी में बैठते हैं और जब गाड़ी एकदम स्लो हो जाती है, ब्रेक लगाते तो हम आगे की तरफ धकेलते, तो इसमें कौन सा ठीक है? फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट वन, इन न्यूटन थर्ड लॉ द एक्शन रिएक्शन पेयर डज नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज, क्या कह रहा है कि हमारे पास, हमें पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन, मतलब अगर किसी बॉडी पे एक्शन लगता है तो रिएक्शन भी उधर प्रोड्यूस होता है। तो कह रहा है कि उधर क्यों वो एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को ख़त्म नहीं करते, क्यों नेट फोर्स उधर जीरो नहीं होता? तो इस वजह से अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स इस साइड लग रहा है, दूसरा इस 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन इस केस में नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्शन इस बॉडी पे लग रहा है और रिएक्शन इस बॉडी पे लग रहा है, मतलब एक्शन और रिएक्शन अपोजिट बॉडी पे लग रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, तब कैंसिल नहीं कर रहे। अगर ये एक बॉडी पे दोनों फोर्स लगते तो फिर ये कैंसिल करते। तो क्या रीज़न है? एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, इसलिए न्यूट्रलाइज नहीं करते, इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं होता एक्शन रिएक्शन केस में, क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।